नमस्कार, प्रणाम एंड जय हिंद मेरे साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो साथियों, भारत के इतिहास के बारे में तो सभी को मालूम होगा। भारत के इतिहास के बारे में तो सभी को मालूम होगा। क्या आप लोगों को भारत के जो तिरंगा है उसके इतिहास के बारे में मालूम है? हमारे भारत माता के तिरंगे के बारे में आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम होगा। तो आज मैं आप लोगों को भारतीय तिरंगे के बारे में बताऊंगा संक्षेप के माध्यम से। तो भारतीय तिरंगे का इतिहास समझे। तो प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत भी होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के अवसर पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है और इनके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्र ध्वज है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 कलर हैं। 36 पट्टियां हैं। इसके ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है और ये तीनों समानुपात में हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात उसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफ़ेद पट्टी के माध्यम में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बनाया गया है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें कुल 24 तीलियां मौजूद होते हैं। अब ध्वज के रंग के बारे में बात करते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग, जो देश के शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी होती है जो धर्म चक्र एवं शांति को दर्शाता है और सत्य का भी प्रतीक है। और निचले हरी पट्टी उभरता है वृद्धि और भूमि की पट्टी को दर्शाती है। तो दोस्तों, हम जब ध्वज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आप लोगों को ना इसमें एक जीके क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा देश है जहां राष्ट्रीय ध्वज प्राकृतिक के द्वारा भी बनता है। ठीक है, बताएंगे, तो वीडियो को ना लास्ट तक बने रहिएगा। अब चक्र के बारे में बात करते हैं। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। समझ में आ गया? अब बात करेंगे ध्वज साहित्य के बारे में। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज साहित्य में संशोधन किया था और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिक अपने घरों, कार्यालयों और केसर पट्टी में न केवल राष्ट्रीय दिवस पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई थी। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को शान से कहीं भी और कभी किसी भी समय
फहरा सकते हैं, बशर्ते वे ध्वज की साहित्य का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी ना आने दें। समझ में आ गया? सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज साहित्य 2002 को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? तो कुल 3 भागों में जो बांटा गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो साहित्य के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य वितरण है। साहित्य के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित विषय में बनाया गया है। साहित्य का तीसरा भाग जो है केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने का मौका मिला है। 26 जनवरी 2002 पर आधारित कुछ नियम और विनियम हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार फहराया जा सकता है। अब क्या करें? अब क्या करें तो इसके बारे में भी कुछ मतलब जानकारी जो है ना, जानकारी प्राप्त हमेशा के लिए हम लोगों को ना एक ना जानकारी, प्रॉपर जानकारी प्राप्त रहना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय, खेल परिषद, स्काउट, शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालय में आयोजित आरोहणों में निष्ठा एवं समर्पण शामिल हो गई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षिक संस्थानों के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का रोहण प्रदर्शन सभी दिनों और अवरोहणों आयोजनों पर अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई साहित्य की धारा 2 में सभी निजी नागरिक और अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकृति किया गया है। अब इसमें बहुत सारे अश्लील हरकत भी शायद किए जाते हैं कहीं कहीं, तो वो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व है। अब राष्ट्रीय पर्व है तो ये सार्वजनिक जगहों पे मनाया जाता है, तो एक उत्साह, एक उल्लास के साथ मनाना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस ध्वज को समापित, लाभप्रद या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। समझे? यहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। हाँ, इसके बीच में भी फहराना चाहिए। इस ध्वज को आशय पूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड ऊपर और बगलों या पीछे रेलों, नावों या वायु में लपेटा नहीं जा सकता है। तो ये कुछ नियम कानून भी बनाए गए थे, और नियम कानून बनना भी ना एक आवश्यक चीज हो जाता है। अगर नियम कानून नहीं बनते हैं तो नागरिक लोग ना उत्साह के तौर पे कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी अन्य ध्वज या ध्वज पटों को हमें हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर फहराया नहीं जा सकता है। तिरंगे ध्वज को बनदान ध्वज पट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय ध्वज साहित्यकार को भी आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा डाल दूँगा। ठीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिक की आशय और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सशस्त्र सेना बलों के सदस्य, साहित्य, अनेक नागरिकों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो हम भारतीय होने का यह गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं,
और भगवान से यही दुआ करते हैं कि अगले जन्म में भी भारतीय होने का अवसर प्रदान करे। तो क्या मैं ना फर्स्ट में जो जी के क्वेश्चन पूछा था, अब मैं बताता हूँ। एक भारत ही ऐसा देश है, एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज प्राकृतिक द्वारा फहराया जाता है। अब ये लॉजिक वाला प्रश्न है, ये प्राकृतिक द्वारा कैसे फहराया, मतलब सॉरी कैसे मतलब बनाया जाता है प्राकृतिक द्वारा। तो सूरज ढलते हुए सभी लोग देखे होंगे और सूर्योदय होते हुए भी सभी लोग देखे होंगे। सूरज ढलते समय और सूर्योदय होते समय जो मतलब सूरज की जो किरण होती है वो केसरिया टाइप की हो जाती है या नहीं हो जाती है। उसके बाद बीच में आकाश का जो रंग होता है वो उजला होता है, और नीचे हरियाली आ जाएगा। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन गया या नहीं, बन गया ना, बन गया। तो इसी के साथ हम ना विदा लेना चाहते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे भारत माता के मान और सम्मान को कमी हरगिज़ नहीं पहुंचना चाहिए, कमी हरगिज़ नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, जानते हैं भारतीय होने का कितना गर्व है। तो भारत का जो भारतीय झंडा का जो डिजाइन किए थे वो किए थे पिंगली बंकैया जी किए थे। तो उनको भी सत सत नमन करते हैं कि हमें इतने सुंदर और इतने अच्छे ध्वज प्रदान करने के लिए धन्यवाद।